हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू न्यूवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ ए सेट, मतलब दो सेट की इक्वालिटी क्या होती है, किस तरीके से होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे कि दो सेट कब इक्वल होंगे और कैसे होंगे। क्लियर बेटा? देखो, टू सेट A and B are said to be equal and written as A equal to B if both have the same element। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा सेम, ये चीज यहाँ पे सेम एलिमेंट देयर। देखो यहाँ पे पहली लाइन में क्या बात बोल दी गई है कि मेरे पास दो सेट कब इक्वल होंगे और उनको हम किस तरीके से लिखेंगे, A इक्वल टू बी इफ बोथ हैव द सेम एलिमेंट, दोनों के पास सेम एलिमेंट हो। इतना क्लियर हो गया? देयरफॉर इसलिए एवरी एलिमेंट which belongs to A is also an element of B and every element which belongs to B is an also element of A। अब देखो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। देखो मैंने यहाँ पे दो सेट ले लिए A एंड B, तो ये दोनों सेट इक्वल कब होंगे ठीक है। और इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो यही होता है ना। तो A इक्वल टू बी हमारे पास कब होंगे, जब इस सेट के पास भी और इस सेट के पास दोनों के पास सेम एलिमेंट हो। इस चीज पर ध्यान देना, बोथ हैव सेम एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट इसके पास होंगे वही एलिमेंट इसके पास होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया? जैसे कि अगर मैंने ए सेट ये लिया है ABC, तो B सेट भी मेरे पास ये होना चाहिए। मतलब अगर हम चेक करें A और B मेरे पास दो सेट हैं, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके पास सेम एलिमेंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे B है, यहाँ पर B है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो दोनों के पास सेम एलिमेंट होंगे। सबसे पहले तो काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3, 3 मेंबर इसमें, 3 मेंबर इसमें। इतना क्लियर हो गया? 3 मेंबर यहाँ, 3 मेंबर यहाँ। अब देखेंगे कि दोनों में जो मेंबर्स है यहाँ पे 3 3, क्या वे सेम है? ए भी है यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो दोनों में सेम एलिमेंट है। तो जब हमारे पास दो सेट हों और दोनों सेट के सेम एलिमेंट हों, तो उस सेट को हम बोल देते हैं इक्वल सेट। इतना क्लियर हो गया? फिर इसीलिए जो यहाँ पे ये वाली जो डेफिनेशन दी है, इसका मतलब क्या बोला है कि जो ए के एलिमेंट होंगे, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब मेरे पास क्या होंगे, बिलोंग करेंगे। मतलब जो ए से एलिमेंट जितने भी हैं वो सब के सब एलिमेंट होंगे बी के भी। देखो अगर ए मेरा इसका एलिमेंट है तो ये मेरे पास बी का एलिमेंट भी होगा। बी अगर ए का एलिमेंट है तो बी बी का भी एलिमेंट होगा। सी अगर ए का एलिमेंट है तो सी बी का भी एलिमेंट होगा। तो वही लाइन यहाँ पे ली गई है कि अगर वे दोनों सेट इक्वल हैं और उन दोनों के पास सेम एलिमेंट है, तब जो भी एलिमेंट ए के होंगे वो एलिमेंट बी के होंगे। एंड आगे जो बोला गया एवरी एलिमेंट, जो एलिमेंट हमारे पास बी के, मतलब बी से बिलोंग कर रहे हैं, वो सबके सब एलिमेंट किसके होंगे, ए के होंगे। चेक करके देख लो आप, बी मेरे पास इसमें है तो वो ए में भी है, इसमें भी है तो इसमें भी है, सी इसमें भी है तो इसमें भी है। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि अगर दो सेट इक्वल हैं तो जो भी एलिमेंट ए के होंगे वो बी में भी होंगे और जो भी एलिमेंट बी में होंगे वो ए में भी होंगे। इतना क्लियर यहाँ पे? अब इसको मैथमेटिकली इन्होंने थोड़ा सा, ये तो लैंग्वेज थी, इन्होंने किस तरीके से लिखा है कि अगर मेरे पास दो सेट इक्वल हैं तो इसका साइन, ये साइन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, क्लियर? तो जो एलिमेंट मेरे पास ए के होंगे वही एलिमेंट मेरे पास क्या होंगे, बी के होंगे। इतना क्लियर? और जो एलिमेंट बी के होंगे वही एलिमेंट मेरे पास ए के होंगे, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से दो चीज़ें निकल के आ रही हैं बेटा, ध्यान देना
कि x जो भी एलिमेंट ए के हैं वो एलिमेंट बी के होंगे एंड जो भी एलिमेंट बी के हैं वो एलिमेंट मेरे पास ए के होंगे। तो इन दोनों को ही करके मतलब इससे ये आ रहा है और इससे ये आ रहा है, तो यहाँ पे देखो पहले इससे ये आया फिर इससे ये आया, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मेरे पास दो सेट कब इक्वल होंगे कि जो चीज़ इसमें है वही इसमें होनी चाहिए सेम। मतलब हमारे पास सेट में तो एलिमेंट होते हैं, तो जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तभी हम उनको इक्वल सेट बोलेंगे। अगर उनमें सेम एलिमेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं वो सभी के सभी बी में होंगे और जो बी से बिलोंग कर रहे हैं वो सभी के सभी ए में होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मैथमेटिकली ये चीज लिख दी। अब देखो इसका मतलब क्या, दो सेट जब इक्वल होंगे, ठीक है, अगर दो सेट इक्वल हैं तो जो एलिमेंट ए के हैं वो बी के भी होंगे, जो बी के हैं वो ए के भी होंगे। इसका साइन मैंने आपको बताया था बेटा, इसका साइन होता है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर है, इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एलिमेंट मेरे पास ए से बिलोंग कर रहे हैं वो बी से भी करेंगे और जो बी से कर रहे हैं वो ए से भी करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब देखो इफ एंड ओनली इफ का मतलब, अब मैंने तो सिर्फ आपको ये वाला चीज बताई है, अभी एक चीज और बता देती हूँ बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहली चीज तो हमने यहाँ पे ये वाले लिख दी कि अगर ये है मतलब इससे ये आएगा, इससे ये आएगा। ठीक है, अब देखो कभी भी दो सेट इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट ए के होंगे वो बी के होंगे, जो बी के होंगे वो ए के होंगे। इतना क्लियर हो गया? और कहीं पर भी अगर ये पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है तो आप लिख सकते हो कि वे दोनों सेट क्या है, इक्वल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब जो हमारे पास होता है, एक तो इस तरीके से लिख देते हैं, एक हमारे पास कभी कभी ऐसे लिखा जाता है और एक कभी कभी हमारे पास इफ एंड ओनली इफ। आपको इन तीनों तरीकों से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू बी, इफ एंड ओनली इफ, ये ब्रैकेट में ये एक साथ है, x बिलोंग्स टू a, तब वो बिलोंग करेगा b से भी, मतलब b के भी एलिमेंट, अगर a का है तो b के एलिमेंट भी होंगे, b का है तो a का भी होगा। तो मैं यहाँ पे ये चीज बताने वाली हूँ बेटा, देखो कहीं पर भी इक्वल का साइन दिखाई देता है, ए और बी इक्वल है, तो आप ये चीज लिख सकते हो वहां पर। अगर कहीं पर आपको ये चीज दिखाई देती है तो आप लिख सकते हो ये। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर कहीं पर ये लिखा है तो ये लिख सकते हो, कहीं पर ये लिखा है तो आप ये लिख सकते हो इसकी जगह। मतलब ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, इसका मतलब सिंपल सा ये है इफ एंड ओनली इफ का। ठीक है, तो अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि हमारे पास दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनमें सेम एलिमेंट होते हैं, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोल दें कि जो भी एलिमेंट मेरे पास ए का होगा वो बी का होगा और जो भी एलिमेंट्स बी से बिलोंग करेंगे वो ए से करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज समझ आई? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी एलिमेंट्स ए से बिलोंग करेंगे वो बी के भी होंगे और जो बी से बिलोंग करेंगे वो ए के भी होंगे। क्लियर? तो इस केस में अगर कहीं पर दिखाई देता है तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा और ए इक्वल टू बी है तो हम ये लिख सकते हैं। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि इफ एंड ओनली का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये है तो ये भी, ये है तो ये भी। इतना क्लियर हो गया? आगे देखो, इफ देयर इज सम एलिमेंट इन ए सेट ए that does not belongs to B or vice versa, then A not equal to B, A is not equal to B। देखो क्या कहा इन्होंने, मेरे पास क्या है, एक सेट A है एक सेट B है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान के ही कर लेते हैं, ये वाला सेट A ले लिया और ये सेट मैंने ले लिया, दो सेट ले लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ए में ऐसे हैं डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अभी पहले ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पे हम डी यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ से अभी रफ कर देते हैं। वाइस वर्सा है, दोनों के लिए होगा, समझाने वाली बात है, ठीक है। ये तो यहाँ पे बोला गया है कि ए का मेरा कोई एक कुछ सम एलिमेंट, मतलब कितने भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक के लिए बोल रही हूँ कि कुछ एलिमेंट ए में ऐसे हैं जो बी में नहीं है। तो अगर मैं चेक करूँ, ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, बट डी यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास ए में डी एलिमेंट ऐसा है जो ए में तो है बट बी में नहीं है, ठीक है। सेम केस होगा हमारे पास वाइस वर्सा। कैसे कि अगर मैं ए ले लूँ, ए बी ई ले लूँ, ठीक है, और मैं बी ले लूँ, ए बी ई और डी, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा कर दो कि बी में मेरे पास कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं है। तो अगर हम चेक करें, ए है, बी भी है, ई भी है, बट यहाँ पे भी डी एलिमेंट ऐसा है जो बी में तो है पर ए में नहीं है। वाइस वर्सा वाला केस है, मतलब ए में कोई एलिमेंट ऐसा हो जो बी में ना हो, बी में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इस केस में हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए नॉट इक्वल टू बी। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि वन एलिमेंट मुझे ऐसा मिल गया जो हमारे पास इसमें तो है बट इसमें नहीं है। हम तो इक्वल तब बोलते हैं जब सबके सब एलिमेंट इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, ये वाली लाइन, ठीक है, या दोनों में एलिमेंट सेम हो। क्लियर हो गया बेटा? तो ये वाली लाइन भी आपको क्लियर होगी। कभी भी ये मैंने एक के लिए बोला, ऐसे भी हो सकते हैं टू एलिमेंट्स इसमें ऐसे हो जो इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तब भी नॉट इक्वल टू आएगा। कुछ एलिमेंट्स 3-4 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है इसमें, मतलब जो इसमें तो है, मतलब इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तब भी नॉट इक्वल टू, ठीक है। कि ए में है बी में नहीं है, ठीक है, बी में है तो ए में नहीं है, इस तरीके से। अब ये चीज हो गया, हमने ये चीज सारी समझ ली बेटा, यहाँ तक कि इक्वल टू कब होंगे और नॉट इक्वल टू कब होंगे। यहाँ पे बेटा कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये पॉइंट्स मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल बताने से पहले, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या है वो देखो। ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर ऑफ इट्स एलिमेंट आर रिपीटेड। अगर मेरे पास कोई भी सेट दे दिया, ठीक है, ए बी सी, एक सेट दे दिया ये, ठीक है, और दूसरा सेट मुझे इस तरीके से दे दिया ए बी सी, ठीक है। तो मेरे पास वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी सेट है तो वो चेंज नहीं होगा अगर मैं उसमें एक से ज़्यादा, मतलब एक या दो एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या कर दूँ, रिपीट कर दूँ। अब आप सिंपल सी चीज़ है, सेट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमें 2 कंडीशन दी हुई थी, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये बोला गया था ना। तो सिंपल सी चीज है, जब भी हम सेट बनाते हैं तो हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। अगर यहाँ पे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको अरेंज, मतलब सेट करके क्या लिख सकते हैं, पूरा ये मेरे पास सेट बनेगा एक्चुअल। तो उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली है बेटा कि मेरे पास सेट में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर उसमें एक से या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स क्या हो, रिपीट हो। अगर रिपीटेशन हो रही है तो हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट वो मतलब सिंगल एलिमेंट आएगा। जब रिपीट होते हैं तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं, उसका मतलब यही होता है। तो हमारे पास देखो सेट कोई चेंज थोड़ी ना हुआ, अगर मैंने रिपीट कर दिया तो मेरे पास मेरी डेफिनेशन के हिसाब से तो यही है, ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज
नहीं होगा। पहला पॉइंट था ये। सेकेंड पॉइंट क्या है, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वी चेंज द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर टेबुलेटेड। अभी इसको मैं रफ कर देती हूँ, यहाँ पे इतना रफ कर देते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, b इक्वल टू मैंने ले लिया b c a, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बोला गया है कोई भी सेट चेंज, वो कोई एक सेट है ए सेट जो है वो चेंज नहीं होगा अगर मैं चेंज करूँ उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर, जो कि मेरे पास टेबुलेटेड मतलब लिस्ट में होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास सेट वो लिस्ट में है, अब मैं उनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो वो सेट चेंज नहीं होगा। कैसे, देख लो। मेरे पास सेट जब भी हम बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, और वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो मैंने आपको जब सेट की डेफिनेशन बताई थी वहीं पर बताया था कि सेट का ऑर्डर यहाँ पे मायने नहीं रखता है। एलिमेंट्स में जो सेट का मतलब मेन चीज़ हम ऑर्डर की बात करते हैं कि एलिमेंट्स का ऑर्डर, तो यहाँ पे सेट में ये चीज़ मायने नहीं रखता है, वो मायने रखता है ऑर्डर्ड सेट में। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर सेट आगे पीछे मतलब सेट के एलिमेंट्स आगे पीछे हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वो तब भी सेम होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया और इसको इस तरीके से कर दिया, तो देखो बात तो एक ही है। अगर मैं दोनों का सेट देखूँ ए बी सी, जो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पे है, तो सेट तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि अगर हम एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज कर दें जो कि लिस्ट में है तो हमारे पास सेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि आप खुद ही देख लो, मैं इसकी बात नहीं कर रही कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। हमें तो मेन चीज़ है सेट, सेट में डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी बी सी, ठीक है। तो ये दोनों मेरे को सेम ही तो दिखाई दे रहे हैं, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे मायने नहीं रखता है, वो मायने रखता है सिर्फ ऑर्डर्ड सेट में। इतना क्लियर हो गया। अब इसके हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब तक हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू सेट। दो सेट इक्वल तब होंगे जब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट ए में है वो बी में होना चाहिए, जो बी में है वो ए में होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको इक्वलिटी मतलब इक्वल सेट देखने के लिए दो चीजें देखनी है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, जो आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्योंकि हमें पता है सेट में डिस्टिंक्ट मायने रखते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और फिर जो एलिमेंट मेरे पास ए के मतलब उस एक सेट के हैं वही एलिमेंट दूसरे सेट के होने चाहिए, जो एलिमेंट दूसरे के हैं वो पहले के। जैसे कि अगर जो एलिमेंट ए के हैं वो मेरे पास बी के भी होने चाहिए, जो बी के हैं वो ए के होने चाहिए। ये लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। इतना क्लियर। अब चेक करते हैं, ये दो कंडीशन चेक करेंगे और हमारे पास इक्वल सेट आ जाएगा। देखो पहला सेट मैंने ले लिया ए ये वाला, बी ये लिया, सी ये लिया। इतना क्लियर। तो हमें ये बताना है क्या ये तीनों सेट इक्वल है, या ए बी इक्वल है, या बी सी इक्वल है, या ए सी इक्वल है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला सेट जो मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है इसको हम अपना रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये ए सेट क्या बनेगा, यहाँ पर वो मेरे पास नंबर आ रहे हैं जो 10 से तो छोटे हैं और जो कि मेरे पास क्या है इवन है। तो मुझे सबसे पहले मैं क्या लिख लेती हूँ, 10 तक नंबर लिख लेती हूँ। इतना क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक सारे नंबर लिख लिए। अब मुझे 10 से क्या चाहिए, छोटे वाले।
तो 10 से छोटे चाहिए, तो मेरे पास 10 से छोटे ये सब के सब आएंगे पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से। इतना क्लियर हो गया। तो इससे पहले वाले मेरे पास ये आएंगे, तो यहाँ से 10 हटा दो। उसके बाद मेरे पास वो नंबर आएंगे जो क्या हो, इवन हो। तो इवन का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 की टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। 2, 4, 6, 8। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मेरे पास इस सेट का क्या बनेगा, इसमें 2 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 6 होगा और इसमें 8 होगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से जो सेट निकल के आया वो आया 2, 4, 6 और 8। ये ए सेट मैंने बना दिया, जो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, और ये तो ऑलरेडी है ही रोस्टर फॉर्म में। अब इसका देख लेते हैं सी पार्ट का। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब सी पार्ट में मेरे पास क्या है, मेरे पास वो नंबर आएंगे जो 1 से तो ग्रेटर है पर 10 से छोटे हैं, और x क्या है मेरे पास, इवन। तो सिंपल सी चीज है, पहले हम 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो मेरे पास इनमें से नंबर होंगे। अब किस तरीके से होंगे वो चीज देखना बेटा। मेरे पास वो नंबर आएंगे जो क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। तो 1 से ग्रेटर मेरे पास ये सब है। एक मिनट, 1 से ग्रेटर बेटा मेरे पास ये सब के सब है। ठीक है, तो यहाँ से 1 गायब। इतना क्लियर। फिर सेकंड चीज क्या बोली उसमें, कि 10 से छोटे हो। तो 10 से छोटे मेरे पास तो ये वाले हैं, तो यहाँ से 10 गायब। तो मेरे पास अब तक निकल के ये पोर्शन आ गया, इतना करने के बाद यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बोल दे बेटा कि वो इवन भी हो। तो इवन मेरे पास क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब 2 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 2, 4, 6, 8। इतना क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास इस सेट में निकल के कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6 और 8। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से किया। पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलो। पहले ये है तो 10 से पहले के सारे नंबर्स लिख लिए, उससे फिर लेस चाहिए हमें तो 10 हटा दो, फिर इवन चाहिए तो इवन का कर लिया, फिर सेम ऐसे ही। ठीक है बेटा, तो ये चीज आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये सेट निकल के आ गए। ए सेट मेरे पास ये है, बी सेट ये है और सी सेट ये है। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कि जो भी सेट दिए हुए हैं, अगर हमें उनका इक्वलिटी देखना है कि वो सेट इक्वल है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो ये कंडीशन तो हो गई। फिर हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट मेरे पास ए में है क्या वो बी में है, और जो बी में है क्या वो ए में है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इतना क्लियर हो गया। तो जो एलिमेंट मेरे पास ए के हैं वो सभी के सभी एलिमेंट बी में हो गए। अब बी के भी चेक करते हैं। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मेरे पास जो एलिमेंट बी के हैं वो ए के भी हो गए। तो जैसे ही ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मेरे पास ये दोनों क्या हो गए, मेरे पास इक्वल। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ए इक्वल टू बी। इतना क्लियर हो गया। अब हम या तो बी और सी में चेक कर लो या ए और सी में चेक कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो हम ए और सी में कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में करोगे सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे जब मैंने किया तो देखो 2 यहाँ पर, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जो भी एलिमेंट मेरे पास ए के हैं वो सभी के सभी सी में है, और जो एलिमेंट सी के हैं वो सभी के सभी ए में है। तो मेरे पास क्या हो गया, ए इक्वल टू सी हो गया। अब देखो ए बी के भी इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं ए
ए इक्वल है सी के, ए इक्वल है बी के। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इनको लिखूँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो मेरे पास तीनों के तीनों सेट के आगे इक्वल आ गए। इतना क्लियर हो गया। ये तो बताया मैंने आपको डेफिनेशन से। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहोगे, क्योंकि इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करना है, तो आप कैसे करोगे? जो पहली जो चीज हमने बोली थी कि दो सेट कब इक्वल होंगे, जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मतलब सेम एलिमेंट होंगे। देखो, बोथ हैव द सेम एलिमेंट, दोनों में सेम एलिमेंट हो, जो एलिमेंट इसमें हो वो इसमें हो। तो देखो, ये सब के सब एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो दोनों इक्वल हो गए। ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो मतलब ए और बी और सी तीनों में सेम एलिमेंट है। तो जब जिन सेट्स में सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्वल सेट। तो जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें है, जो इसमें है वही इसमें है, तो मतलब तीनों सेट में सेम एलिमेंट है, तो वे हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। सही तरीका है, मतलब जो पहले डेफिनेशन मैंने बताई थी कि बोथ हैव सेम एलिमेंट, वो उससे आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में P मेरे पास इस आर एस टी, यहाँ पे है आर एस और टी, इसका कलेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे Q में देखो, Q में अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे आर आर एस और टी, पर जब मैं सेट बनाऊंगी तो मुझे डिफरेंट एलिमेंट चाहिए। तो जो तो ये सेम आ रहा है, मतलब दो बार आ रहा है, एक ही एलिमेंट टू टाइम्स आ रहा है, तो उसको हम लिखते हैं वन टाइम। अभी मैंने यही चीज आपको ऊपर बताई थी कि अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास सेट चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब भी मेरे पास यही है। ठीक है, अगर मेरे पास एलिमेंट का ऑर्डर चेंज होता है तब भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे टी जो है टू टाइम्स है, तो इसका मतलब भी मेरे पास यही है, मतलब जो दो बार है उसको एक ही बार लिखेंगे, वो सेट चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास सेट ये थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर आप अब इससे देखना चाहोगे तो इससे देख सकते हो, पर इजी लैंग्वेज में जो देखना है वो ये देखना है, मेरे पास सेट तब इक्वल होंगे जब सबके पास सेम एलिमेंट होंगे। तो आर एस टी आर एस टी आर एस टी आर एस टी, तो इन सभी के पास सेम एलिमेंट है। जैसे ही सबके पास सेम एलिमेंट हुए तो सारे के सारे फोर के फोर सेट मेरे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया पहले उससे। अगर वैसे देखना चाहो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट देख लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। इतना क्लियर हो गया। फिर जो एलिमेंट इसके हैं वो इसमें है, जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, सिमिलरली इसमें है, इसमें है, सिमिलरली इसके इसमें है, और इसके इसमें है, और इसके इसमें है, इससे। पर मेरे अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए उसी से कि दो सेट मेरे पास कब इक्वल होंगे, जब उनके पास सेम एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे चेक करने का तरीका है कि जो एलिमेंट यहाँ है, जो यहाँ सब में सेम एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? इक्वल। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, और मैंने इससे भी बता दिया, अगर इससे आप चेक करना चाहते हो तो सेकेंड डेफिनेशन से, कि अगर सेम एलिमेंट है सब में तो वो इक्वल होंगे, या आप जो इसमें है वो इसमें होगा, जो इसमें है वो इसमें होगा, जो इसमें है वो इसमें होगा, इसकी तरीके से। ठीक है, कि अगर x यहाँ पे अगर x बिलोंग कर रहा है p से, तो वो एलिमेंट होंगे मेरे पास q के भी, जो q में है वो होंगे p में भी, इस तरीके से। ठीक है, तो वो तो आपको सिंपल जो पहली डेफिनेशन थी ना हमारे पास, ये वाला जो शुरू की लाइन लिखी थी कि बोथ हैव सेम एलिमेंट, इसी से ये निकल के आई थी कि सेम एलिमेंट है, तो जो इसके हैं वो इसके, जो इसके हैं वो इसके। तो आप बेटर रहेगा कि आप इसी से देखो, कि देख लो यहाँ पर चेक कर लो क्या इन सब में सेम एलिमेंट है, सेम है तो इक्वल है। अब यहाँ पे आएगा सी पार्ट। यहाँ पे एक सेट ये दिया हुआ है, बी में क्या कर दिया? ऑर्डर चेंज कर दिया, बी पहले ए बाद में। ठीक है, और सी में मेरे पास सिर्फ बी है। तो अब हम जब इक्वालिटी चेक करते हैं तो हम देखते हैं क्या सभी सेट में सेम एलिमेंट है। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं, तो जो एलिमेंट मेरे पास ए में है वही मेरे पास एलिमेंट बी में है। देखो, ए यहाँ पे, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे,
तो सेम एलिमेंट है ए और बी में, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास इक्वल। बट अगर मैं सी की बात करूं, ठीक है, ए और सी ले लूं और बी और सी ले लूं, ठीक है, तो ए में मेरे पास क्या है, ए बी सी, और सी में है बी ए। तो ए भी है यहाँ पर, बी भी है यहाँ पर, बट ए में एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल गया जो सी में नहीं है। मतलब ए में तो है बट सी में नहीं है। तो सी एलिमेंट मुझे ऐसा मिला जो ए में प्रेजेंट है, सी में नहीं है। तो ये केस मेरे पास कौन सा आ गया बेटा, ये वाला, कि मुझे ए में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो ए में तो है बट बी में नहीं है, और वाइस वर्सा, तो वो क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि मुझे एक एलिमेंट सी ऐसा मिल गया जो ए में तो है, सी में नहीं है। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ए नॉट इक्वल टू सी। और दूसरा अगर हम बात करें बी और सी में, तो यहाँ पे बी ए सी हो गया और यहाँ पे मेरे पास हो गया बी ए। तो यहाँ पर भी मेरे पास सी एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में तो है बट सी में नहीं है। तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो बी में प्रेजेंट है, सी में नहीं है, तो इस केस में नॉट इक्वल टू। और इजी लैंग्वेज में आप कैसे समझोगे वो चीज़ देखो, बोथ हैव सेम एलिमेंट, इन दोनों में सेम एलिमेंट है तो इक्वल है। बट जब हम इसकी और इसकी देखेंगे तो सेम एलिमेंट नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू, इतना क्लियर हो गया। और इसमें देखेंगे सी एलिमेंट नहीं है तो नॉट इक्वल टू, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कभी भी मेरे पास सेट का अगर इक्वालिटी देखते हैं तो कैसे देखते हैं। हमें सिर्फ इतना देखना है, क्या सबके पास सेम एलिमेंट है तो वो इक्वल है, अगर सेम एलिमेंट नहीं है तो वो इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है।